हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा ये इरोडोप सीरीज का 68th लेक्चर है और ईएमआई का पार्ट 2। और इसमें हम इरोडोप की 3.298 टू 3.307 इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखो, ये एक मेटेलिक सेमी सर्कुलर वायर है और इसकी रेडियस ए दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है और इसका पूरा रेजिस्टेंस सर्किट का तुम्हें आर दे रखा है और तुम इसको ओमेगा से घुमाते हो। तो तुमसे कहता है कि एक पूरे रोटेशन में कितनी थर्मल पावर जनरेट होगी, ये तुमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। एक सेमी सर्कुलर मेटेलिक वायर है जिसकी रेडियस ए दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखा है क्रॉस डायरेक्शन में, और इसको तुम ओमेगा से घुमा रहे हो और सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो आर दिया हुआ है। तो तुमसे कहता है कि एक पूरे रोटेशन में एवरेज पावर कितनी जनरेट होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो, इसका एरिया वेक्टर मैं t इक्वल टू 0 पे क्रॉस डायरेक्शन में एज्यूम कर सकता हूं। और b वेक्टर भी तुम्हें क्रॉस डायरेक्शन में दिया हुआ है। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे b वेक्टर एंड s वेक्टर, इसमें जो एंगल है वो 0 डिग्री है। अब आप ये देखो कि t इक्वल टू टी पे लूप, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी घूम जाएगा। इसका मतलब s वेक्टर भी ओमेगा टी घूम जाएगा। इसका मतलब एंगल बिटवीन s वेक्टर एंड b वेक्टर ये भी ओमेगा टी हो जाएगा। तो इस टाइम पे फ्लक्स कितना होगा, अगर तुम देखोगे तो इस टाइम पे फ्लक्स कितना पास होगा। फ्लक्स होगा बी एस कॉस थीटा, लेकिन एस की वैल्यू वो पाई ए स्क्वायर बाई 2 होगी ना, सेमी सर्कुलर है ध्यान रखना। और थीटा ओमेगा टी आ गया। तो जो ईएमएफ का मॉड होगा, मॉड से ही काम चला लेते हैं, इसका मतलब ये डी फाइव बाई डी टी का मॉड होगा। तो जरा डी फाइव बाई डी टी देखोगे तो कितना आएगा, देखो पाई ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन ओमेगा टी, इतना आ जाएगा। और अगर मैं सर्किट में करंट कहूं तो फिर करंट हो जाएगी ई का मॉड अपॉन आर। तो ये हो जाएगा पाई ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2 आर साइन ओमेगा टी। और इस पूरी क्वांटिटी को मान लो मैं आई नॉट कह देता हूं, तो ये एक तरीके से आई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया। और आप ये बताओ कि अगर करंट साइनोसॉइडल हो तो इसका मतलब ये एसी की बात कर रहा है ना। नहीं, अगर करंट साइनोसॉइडल आ रही है तो इसका मतलब ये एसी की बात कर रहा है।
और एसी में जो एक पूरे रोटेशन में पावर आती है वो तुम जानते होगे IRMS का स्क्वायर इंटू आर आती है, और IRMS होता है I0/√2, I0/√2। तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा, I0 का स्क्वायर बाई 2 इंटू आर, ये आ जाएगा। I0 की वैल्यू वहां से सब्स्टिट्यूट कर देना, तो यहाँ से एक पूरे रोटेशन में या एक पूरे साइकिल में, कुछ भी कह लो, पूरे साइकिल में तुम्हें एवरेज पावर पता चल जाएगी। ये नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तुम्हें एरिया इतना दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स ये दे रखे हैं, और इनिशियली देखो तुम्हें क्या दे रखा है कि एक्सिस कोइंसाइड्स विद द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। एक कॉइल दे रखी है, कॉइल की जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में दे रखा है, और इसको तुम 180 डिग्री घुमा दे रहे हो, और इतना चार्ज फ्लो कर रहा है, और सर्किट का रेजिस्टेंस इतना दिया हुआ है। तो तुमसे कहता है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। एक कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 60 दे रखे हैं, और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 3, मतलब जिसका एरिया कह लो 3 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और बिल्कुल शुरुआत में बी वेक्टर और कॉइल की जो एक्सिस है वो कोइंसाइड कर रही है, और फिर आप उसको 180 डिग्री घुमा दे रहे हो, तो उसमें जो चार्ज फ्लो किया वो 4.5 माइक्रोकूलम किया, और सर्किट का तुम्हें रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो आपको ये निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना था। तो आप ये बताओ कि t इक्वल टू 0 पे मैं बी वेक्टर और एस वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल एज्यूम कर सकता हूं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसकी एक्सिस से कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब जो इनिशियल फ्लक्स होगा वो सीधे सीधे बी इंटू एस कर दो। वैसे कॉस 0 डिग्री होता, तो ये बी एस हो गया। अब तुमने 180 डिग्री रोटेट कर दिया, तो एस वेक्टर 180 डिग्री घूम जाएगा। नहीं, एस वेक्टर 180 डिग्री घूम जाएगा, तो इसका मतलब फाइनल जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा बी एस कॉस 180 डिग्री, तो ये माइनस बी एस आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं चेंज इन फ्लक्स का मैग्नीट्यूड देखूं, डेल्टा फाई का मॉड देखूं, तो वो 2bs होगा। और फिर तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, जिसको इसने यहां पे Q से दिखा रखा है, वो डेल्टा फाई अपॉन आर होता है। इसका मतलब ट्वाइस बी एस अपॉन आर। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, बस हो गया। मैग्नेटिक फील्ड आ गया QR अपॉन BS। अच्छा, तुम्हें नंबर ऑफ टर्न्स n दे रखे थे बेटा, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न्स n दे रखे थे। एक सेकेंड ना, हाँ, तो यहाँ पे ना n और आएगा बेटा, ये यहाँ पे n और आएगा, तो इधर भी n आएगा, तो इधर भी n आएगा। तो ये आ गया QR अपॉन NBS हो गया, बस हो गया। कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना, बाय द वे कभी कभी मेरे से हो जाती है। अच्छा, बी तो होगा नहीं ना, बी तो निकालना है बेटा।
तो देखो फ्लो ऑफ चार्ज हो जाएगा n डेल्टा फाई अपॉन आर, तो ये हो गया 2bs n अपॉन आर, और हमें b निकालना था। क्यों b निकालना था? तो ये हो जाएगा qr अपॉन 2sn आ जाएगा, बस 2sn, तो ये आ गया 2ns, ये हो गया। अब ये सारी क्वांटिटीज दे रही, आई थिंक समझ में आ गया होगा। जीरो टाइम पे कॉइल की जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड से कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब बी वेक्टर और एस वेक्टर के बीच में मैं 0 डिग्री का एंगल एज्यूम कर सकता हूँ। उसके बाद तुमने 180 डिग्री घुमा दिया, तो इसका मतलब अब बी वेक्टर और एस वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन गया। तो इनिशियल फ्लक्स हो गया बी इंटू एस, और फाइनल फ्लक्स हो गया माइनस बी इंटू एस। तो इसका मतलब जो चेंज इन फ्लक्स आ गया वो 2bs आ गया, और उसके बाद एक फॉर्मूला होता है फ्लो ऑफ चार्ज क्यू का, वो n डेल्टा फाई अपॉन आर, तो वहां से बी फाइंड करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें भी तुम्हें दिख रहा होगा, देखो ये लूप है, और इसको तुम घुमा के ऐसे रख देते हो, इस टाइप से कर देते हो, और तुम्हें सेल्फ इंडक्टेंस L दिया हुआ है और रेजिस्टेंस R दिया हुआ है। तो तुम्हें फ्लो ऑफ चार्ज निकालना है, डेल्टा क्यू निकालना है, कितना होगा। काफी हद तक उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो पहली बात तो यहाँ पे जो L दिया हुआ है ना, उसका कोई मतलब नहीं है बेटा, जो है नॉट रिक्वायर्ड। और नंबर ऑफ टर्न भी यहाँ पे 1 दे रखा है, तो इसका मतलब जो डेल्टा क्यू होगा वो सीधे सीधे डेल्टा फाई का मॉड अपॉन आर कर दोगे, बस हो गया। इसका मतलब यहाँ पे फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, इसका मॉड अपॉन आर कर दोगे। लेकिन ये तुमने पढ़ा होगा कि जो फाई फाइनल है या फाई इनिशियल है, ये इंटीग्रेशन से निकलेगा, बस हो गया। और इंटीग्रेशन से इसलिए निकलेगा बिकॉज इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर पे नॉन यूनिफॉर्म आएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप वायर से दूर जाओगे तो वैसे वैसे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल वो है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन आर। लेकिन यहाँ पे फाई इनिशियल और फाई फाइनल वो इंटीग्रेशन से फाइंड करने होंगे, क्योंकि कैपिटल आई का जो मैग्नेटिक फील्ड है राइट हैंड साइड में वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। आप वायर से जैसे जैसे दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। अब मैं एक बार दोबारा से बता दे रहा हूँ, वैसे क्लासेस में आपने किया होगा कि आप फ्लक्स कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन से कैसे निकालोगे। सपोज करो मैं यहाँ से x डिस्टेंस पे जाता हूँ और एक dx की स्ट्रिप लेता हूँ, तो इस करंट का यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पहली बात तो क्रॉस डायरेक्शन में होगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, b वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन एक्स। और ये जो छोटा सा तुमने एलिमेंट लिया हुआ है इसका एरिया कितना होगा, एरिया होगा a इंटू डी एक्स, और b वेक्टर भी क्रॉस डायरेक्शन में है, और अभी तुम ds वेक्टर को भी क्रॉस डायरेक्शन में मान सकते हो। इसका मतलब दोनों के बीच में आप 0 डिग्री का एंगल एज्यूम कर सकते हो। तो छोटा सा फ्लक्स कितना होगा बताओ, जो है डी फाई की वैल्यू हो जाएगी
बी डी एस कॉस 0 डिग्री, इतना कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हें फाई इनिशियल निकालना है, मान लो तुम्हें फाई इनिशियल निकालना है, तो आप डी फाई को इंटीग्रेट कर दोगे और x की जरा देखो लिमिट्स कहां से कहां तक होंगे। x की लिमिट्स यहां से यहां तक होंगी, तो आपको दिख रहा होगा x की लिमिट्स होंगी b माइनस ए से लेके b तक होंगी, b माइनस ए से b तक। और इसी टाइप से अगर तुम्हें फाई फाइनल निकालना है तो अगेन डी फाई को इंटीग्रेट करोगे और अब के लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी, देखो अब के लिमिट्स होंगी यहां से स्टार्ट होके यहां तक होंगी। इसका मतलब b से लेके b प्लस ए तक होंगी, तो ये हो जाएंगी x इक्वल टू बी से लेके x इक्वल टू बी प्लस ए तक। कैपिटल आई का मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल फ्लक्स इंटीग्रेशन से निकलेंगे, और B और ds, B वेक्टर तो क्रॉस डायरेक्शन में है ही है, ds वेक्टर भी आप क्रॉस डायरेक्शन में ले सकते हो, इसका मतलब दोनों के बीच में आप 0 डिग्री का एंगल एज्यूम कर सकते हो। तो इसका मतलब जो छोटा सा फ्लक्स होगा वो होगा b इंटू डी एक्स डी एस, और b की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन एक्स, और ds हो जाएगा a इंटू डी एक्स। उसके बाद इनिशियल और फाइनल फ्लक्स निकालो और लास्ट में फ्लो ऑफ चार्ज हो जाएगा डेल्टा फाई अपॉन आर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये आई नॉट करंट है, ये ए है, ये बी है, और इसको बी से मूव करवा रहे हो, और ये रेजिस्टेंस आर है। तो पहली बात तो आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट निकालनी है, इन जो कनेक्टेड है इसमें कह लो, इसमें निकालनी है करंट। और दूसरा आपसे कहता है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कनेक्टर्स वेलोसिटी कांस्टेंट, दूसरा ये निकालना। अब सुनो, इसमें जो करंट होगी वो पहली बात तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई अपॉन आर होगी, पहला पार्ट है। अब जो ई आएगा वो मोशनल ईएमएफ होगा, बीवीएल, और यहां पे जो बी आएगा वो आई नॉट का आएगा, लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि आई नॉट करंट से कनेक्टर के अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब बी नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो तुम्हें इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन के लिए आप क्या कर लो कि यहां से मैं x डिस्टेंस पे जाता हूं मान लो, और एक dx की स्ट्रिप ले लेता हूं। अब इसका यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्रॉस में होगा, और मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई
आई अपॉन एक्स। तो इसका मतलब छोटा सा जो ईएमएफ होगा वो होगा बी वी एल, लिख रहा हूं। बी आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई एक्स, ये तो बी आ गया। v का मतलब v ही है, लेकिन l का मतलब यहाँ पे dx होगा, ठीक है ना। l का मतलब dx होगा, तो इसका मतलब जो ईएमएफ आएगा वो इंटीग्रेशन डी आएगा, और लिमिट्स x की होंगी, और x की लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी, यहां से लेके यहां तक होंगी। तो लिमिट्स हो जाएंगी x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक, ये हो गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कनेक्टर में जो तुम करंट निकालोगे वो निकालोगे इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड ईएमएफ मोशनल ईएमएफ वाला आएगा बीबीएल, लेकिन उसमें बी किसका होगा, आई नॉट का, और वो वेरिएबल होगा बिकॉज डिस्टेंस अलग अलग है। तो तुम्हें इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा डायरेक्शन में आ जाते हैं। डायरेक्शन क्या होगी, आप एक चीज देखो कि जो क्लोज लूप बन रहा है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में है, और जब कनेक्टर राइट हैंड साइड में जा रहा है, ठीक है ना, जब कनेक्टर राइट हैंड साइड में जा रहा है तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। इसका मतलब जो इंड्यूस्ड करंट होगी ये वाली, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो डॉट डायरेक्शन में आएगा। तो आप कह सकते हो डॉट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और डॉट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इंड्यूस्ड करंट को एंटी क्लॉकवाइज होना पड़ेगा। इसका मतलब जो आई आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा। तो उस लूप में अगर मैं देखूं तो उस लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ऐसे होगी। लेकिन एक छोटी सी बात याद रखना, आई तो है इंड्यूस्ड करंट, और आई नॉट वो करंट है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और फिर मोशनल ईएमएफ आ रहा है कनेक्टर के मूव करने की वजह से। अब चलते हैं बी पार्ट। अब तुम्हें v को कांस्टेंट रखना है। इसका मतलब नेट फोर्स को जीरो करना है। अब इंड्यूस्ड करंट की वजह से, जैसे तुम ये देखो ना, कनेक्टर इधर को जा रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इधर को आएगा, और तुम्हें नेट फोर्स जीरो करना है। तो ऑब्वियस सी बात है उतना ही फोर्स तुम्हें यहां पे लगाना पड़ेगा, इधर को लगाना पड़ेगा। तो तुम्हें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, वो एफ एम। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स कौन सा वाला आएगा वो ध्यान से देखना बेटा, जो है वो होगा इंड्यूस्ड करंट एल इंटू बी, ये वाला आएगा। लेकिन ये बी किसका होगा, आई नॉट का, और ये फिर से नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो एक बार तुम्हें फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो एफ एम निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा बताओ, जो है छोटा सा मैग्नेटिक फोर्स अगर मैं देखूं तो एक तो वो इंड्यूस्ड करंट होगी जो तुमने पिछले वाले में निकाली है, एल का मतलब डीएक्स हो गया, और बी का मतलब हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन एक्स। इसका मतलब अगर तुम्हें पूरा मैग्नेटिक फोर्स निकालना है तो फिर इंटीग्रेशन डी एफ एम होगा
और x की वही लिमिट्स हो जाएंगी a से लेके x इक्वल टू b तक। और ये मत सोचना कि मैंने मैग्नेटिक फोर्स को लेफ्ट हैंड साइड में क्यों लिया, मतलब बहुत ज्यादा तुम्हें रूल वगैरह लगाना नहीं है। एक सिंपल सी बात है कि इंड्यूस्ड इफेक्ट्स कॉज को हमेशा अपोज करते हैं। तो अगर कनेक्टर राइट हैंड साइड में जाना चाह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा इंड्यूस्ड करंट की वजह से या इंड्यूस्ड इफेक्ट्स की वजह से, वो सपोर्ट तो कर नहीं सकता कभी, तो वो फिर लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसमें 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। एक बार इंड्यूस्ड करंट आई निकालने के लिए, और दूसरी बार उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो कनेक्टर में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा लेफ्ट हैंड साइड को, उसमें भी तुम्हें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और रीजन मैंने आपको बता दिया, बिकॉज आई नॉट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, इसलिए तुम्हें इंटीग्रेशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तुम्हें सीधे वी नॉट वेलोसिटी दे दी है इसको, और ये रेजिस्टेंस आर है, ये दिया। तो एक तो तुमसे कहता है कि डिस्टेंस रुकने से पहले कितनी ट्रेवल करेगा, एक तो ये पूछ रहा है, और एक तुमसे कह रहा है कि कितनी हीट जनरेट होगी। तो इसका बी पार्ट पहले कर लेते हैं। अच्छा, इसका मास m दिया हुआ है, कनेक्टर का मास m दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि आपने हाफ m वी नॉट स्क्वायर इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दी है, तो रुकते समय वो पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब हीट जिसको इसने Q से दिखा रखा है वो हाफ m वी नॉट स्क्वायर हो जाएगी। आई थिंक सिंपल है कि आपने काइनेटिक एनर्जी हाफ m वी नॉट स्क्वायर दी थी, तो रुकने से पहले वो पूरी की पूरी किस में चली जाएगी, हीट में चली जाएगी। अब हमें निकालना कि वो कितनी डिस्टेंस के बाद रुक जाएगा। तो सपोज करो ये जब x चला गया, तो उस समय मान लो इसकी वेलोसिटी v रह जाती है। तो अभी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, इस पे एक अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और बस सिर्फ वही फोर्स होगा, नहीं मतलब सिर्फ वही फोर्स होगा। तो इसका ए पार्ट क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फोर्स ये रिटार्डिंग नेचर का है, ध्यान रखना, ये रिटार्डिंग नेचर का है। तो इसको मैं माइनस एम ए लिख लेता हूँ, रादर ये है, और इसको लिख लेता हूँ माइनस एम ए का मतलब बी इंटू डी वी बाई डी एक्स लिख लेता हूँ। और ये आई एल भी हो जाएगा, और आई कितना होगा, ई अपॉन आर, और ई यहां पे कितना होगा, बीवीएल होगा। ये चेंज चलेगी। लेकिन आपके एक चीज ध्यान रखना, आपके बी तुम्हें यूनिफॉर्म दिया हुआ है, पिछली बार की तरह ऐसा नहीं था कि बी नॉन यूनिफॉर्म था। तो आपके बी तुम्हें यूनिफॉर्म दिया हुआ है, तो ये रख देना, उसके बाद इंटीग्रेट कर देना, लास्ट में इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देना। एक्स की लिमिट रख देना 0 से s, जो तुमसे पूछा हुआ है, और v की लिमिट रख देना v नॉट से 0, ये कर देना बस। तो यहां से v फाइंड कर लो, s सॉरी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, जो भी इनिशियली तुम्हें काइनेटिक एनर्जी दी थी हाफ m वी नॉट स्क्वायर, वो रुकने तक पूरी की पूरी हीट में चली जाएगी। दूसरा मैंने तुमसे कहा जब वो x डिस्टेंस पे है, तो मान लो उसकी वेलोसिटी v रह जाती है, तो उसको एक रिटार्डिंग फोर्स मैग्नेटिक वाला मिलेगा। लेकिन अब के जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इंटीग्रेशन से नहीं निकलेगा, सीधे ILB से मिल जाएगा, और वो रिटार्डिंग है, तो इसलिए मैंने माइनस एम ए कर दिया। और
ए को मैंने रख लिया v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स कर लिया, ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें देखो क्या है, एक कांस्टेंट फोर्स F लगाते हो और इस सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, ध्यान रखना बेटा, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u 0 दे रखी है, ये कनेक्टर की कह रहा हूं मैं, और इसका मास m है, ये R दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है बेटा। तो तुम्हें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालनी है, v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो कुछ इंटीग्रेशन वगैरह वैसे नहीं करना पड़ेगा, नॉर्मल में नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो अगेन हम ये मान लेते हैं कि जिस समय मान लो इसकी वेलोसिटी मान लो v हो जाती है, तो उस समय इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा ना, तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स हो जाएगा F, तो कांस्टेंट है, माइनस मैग्नेटिक फोर्स, और नेट फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, m इंटू ए इक्वल टू F माइनस FM को लिख सकता हूं ILB, L को लिख सकता हूं E/R, और E को लिख सकता हूं मोशनल ईएमएफ VBL, और A को मैं यहां पे लिख सकता हूं dV अपॉन dt। सिंपल क्वेश्चन है कि कांस्टेंट फोर्स राइट हैंड साइड में लगा हुआ है, तो इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो रिटार्डिंग मैग्नेटिक फोर्स होगा वो उसके अपोजिट लगा होगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, t की लिमिट रख दो ना 0 से t, और v की लिमिट रख देना 0 से v। तो यहां से तुम फाइंड v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, ये फाइंड कर दो। काफी हद तक सिमिलर टाइप के चल रहे हैं कि एक कनेक्टर दिया हुआ है, उसमें एक मोशनल ईएमएफ आ रहा है BBL, और उससे एक मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है ILB। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में जो मैग्नेटिक फील्ड था वो नॉन यूनिफॉर्म था, और बाद के कुछ क्वेश्चंस में मैग्नेटिक फील्ड क्या था, यूनिफॉर्म था। तो वही एक चेंज चल रही है, ज्यादातर क्वेश्चन में सेम चेंज चल रही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें दिया हुआ है वो परपेंडिकुलर टू पेपर दिया हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें परपेंडिकुलर टू पेपर दे रखा है और अवे फ्रॉम यू दे रखा है, अवे फ्रॉम यू, इसका मतलब क्रॉस डायरेक्शन में दिया हुआ है, और साथ में कहता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड डिमिनिश हो रहा है, इसका मतलब क्रॉस डिक्रीज हो रहा है। तो जो इंड्यूस्ड करंट होंगी वो क्रॉस प्रोड्यूस करेंगे ना, और क्रॉस प्रोड्यूस करने के लिए जो इंड्यूस्ड करंट होगी उसको क्लॉकवाइज होना पड़ेगा, ये कह रही है। सारी फिगर्स में आपको जो मैग्नेटिक फील्ड दिया था वो परपेंडिकुलर टू पेपर और अवे फ्रॉम यू दिया था, इसका मतलब क्रॉस था, और साथ में कह रहा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड डिमिनिश हो रहा है, तो इसका मतलब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड करंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेंगे, क्यों, और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए फिर जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो क्लॉकवाइज होनी पड़ेगी।
अब सारे लूप्स को तुम्हें एनालाइज करना है। सबसे पहले देखो ए वाले पार्ट को तुम कैसे एज्यूम कर सकते हो। इसको ना तुम ऐसे एज्यूम कर सकते हो, दोनों लूप में क्लॉकवाइज जाना है। इसका मतलब ये ऐसे होना चाहिए और ये ऐसे होना चाहिए। तो अल्टीमेटली अगर आप तुम बीच वाले में देखोगे ना, तो इसमें 0 आ जाएगी करंट। तो फाइनली अगर देखोगे तो फाइनली ऐसे हो जाएगी, बस पहले वाले में ऐसे फ्लो कर जाएगी, ये हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा पहले लूप का क्या है, ये हो गया, और बीच वाले में करंट 0 आ जाएगी। अब चलते हैं बी और डी पार्ट्स में। इसमें जो बिगर साइज का लूप होगा वो डोमिनेट करेगा। बिगर साइज लूप ये डोमिनेट करेगा। अब बताता हूं कैसे। देखो, जैसे तुम ये देखो ना, ये वाला लूप भी ऐसे दे रहा है, और ये वाला लूप भी चाह रहा है कि ऐसे हो। तो अगर तुम जंक्शन में देखोगे ना बेटा, ये देखो, ये बिल्कुल जंक्शन पे देखो, तो दोनों एक दूसरे से भिड़ हैं। अगर देखोगे तो दोनों के दोनों एक दूसरे से भिड़ हैं बेटा, जो है। तो इसमें फिर डोमिनेट कौन करेगा बताओ, जो है डोमिनेट वो करेगा जो बड़ा लूप है। समझ गए ना, जिसका एरिया ज्यादा है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। जंक्शन में देखो, दोनों के दोनों एक दूसरे से भिड़ हैं, ये है और ये इधर को दे रहा है। तो फाइनली मैं रेड से बना दे रहा हूं कि इसमें फाइनल करंट कैसी होगी। इसमें फाइनल करंट ऐसे होगी, मैंने तुमसे कहा बड़ा वाला लूप डोमिनेट करेगा, ये है, ये ये इधर को आ जाएगी। अब ये बनेगा फाइनल, ऐसे बनेगा। अच्छा, इसी टाइप से बी में भी ऐसे ही होगा। देखो, बड़ा वाला डोमिनेट करेगा, ये क्लॉकवाइज दे रहा है, इसका मतलब ये ऐसे होके फिर ऐसे आ जाएगा। तो बी और डी में तो ये कंसेप्ट लगेगा। अब चलते हैं सी वाले में। देखो सी में क्या कंसेप्ट लगेगा। तुमने आई थिंक एक प्रॉब्लम पढ़ी होगी कि मान लो एक लूप ये है, दूसरा लूप ये है, और इसमें अगर एक वायर कनेक्ट कर दूं मैं, तो इसमें करंट 0 आ जाती है। ये वाली प्रॉब्लम तुमने कई बुक्स में भी की होगी और सर लोगों ने भी आपको करवाई होगी। ये हो गया। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी कुछ ऐसी हो गया। देखो, आप देखो, एक लूप ये है, एक लूप ये है। इसका मतलब इसमें भी करंट क्लॉकवाइज और इसमें भी करंट क्लॉकवाइज। तो इनको अगर मैं किसी से कनेक्ट करूंगा, तो इस वाले में जो करंट होगी वो 0 आ जाएगी। ये तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सारे लूप्स में फाइनली करंट क्या होगी। तो मैं सब में रेड से ही बना दे रहा हूँ, ठीक है। सब में अल्टीमेटली रेड से ही बना दे रहा हूँ। इसमें तुम्हें दिख ही रहा होगा, ये ऐसे हो जाएगा, बीच वाले में 0 आ जाएगी, और इसमें इसमें भी क्लॉकवाइज होगी और इसमें भी क्लॉकवाइज चलेगी, और ये बीच वाले में जो करंट होगी वो 0 आ जाएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन भी देखो, इसमें भी वही बिगर लूप वाला प्रॉब्लम है बेटा, जो है। जैसे तुम ये देखो ना, ये ऐसे है, ये है, और मान लो दूसरा भी उस समय ऐसे ही दे रहा है। तो यहाँ पे ये लोग भीड़ हैं, नहीं हो तो यहाँ पे ये लोग भीड़ हैं। तो इसका मतलब जो बिगर लूप होगा वो डोमिनेट करेगा। इस टाइप की प्रॉब्लम में ये ध्यान रखना।
और अभी तुम्हें जब मैं इसकी पूरी कैलकुलेशन कराऊंगा तब तुम्हें समझ में भी आ जाएगा वो क्यों डोमिनेट करेगा। तो देखो, ए तुम्हें दे रखा है, बी दिया हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें ऐसे लगा रखा है, इसमें से बी नॉट भी दिया हुआ है, और ओमेगा घूम रहा है, मतलब ओमेगा नहीं, मतलब इसमें जो ओमेगा है मैग्नेटिक फील्ड में वो ये दिया हुआ है, और तुम्हें रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ रो दिया हुआ है। तो तुम्हें इंड्यूस्ड करंट का एम्पलीट्यूड निकालना है, एम्पलीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो सुनो, सबसे पहले जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो नेट ईएमएफ का मॉड अपॉन रेजिस्टेंस होगी। अब सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस कितना होगा। आपको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ रो दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा रो इंटू 4a लेंथ एक लूप की हो जाएगी, प्लस 4b लेंथ वो दूसरे लूप की हो जाएगी। ये तो रेजिस्टेंस आ गया। अब चलते हैं ई नेट कितना होगा। ई नेट फिर यहां पे तुम्हारा E1 माइनस E2 होगा। अब E1 कितना होगा वो सुनो, E1 होगा d बाई डी टी ऑफ b इंटू S1 इंटू कॉस 0 डिग्री मान सकते हो आप, मतलब S1 वेक्टर और B वेक्टर दोनों को आप इनवर्स मान सकते हो, मतलब एक ही डायरेक्शन में मान सकते हो। तो ये हो गया कह लो, और इसमें से जो B दिया हुआ है वो तुम्हें दिया हुआ है बी नॉट साइन ओमेगा टी, बी नॉट साइन ओमेगा टी, और S1 यहां पे हो जाएगा ए स्क्वायर। और इसी टाइप से अगर E2 देखोगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ बी की जगह हो गया बी नॉट साइन ओमेगा टी, और S2 की जगह हो गया बी स्क्वायर, बाकी तो कॉस 0 डिग्री है, ये कह लो। तो यहाँ से ई नेट आ गया। तो लास्ट में अगर तुम देखोगे साइन ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस ओमेगा टी कुछ आएगा। तो लास्ट में तुम्हें जो करंट आएगी ना, करंट कुछ इस टाइप से आएगी बेटा, करंट इक्वल टू दिस मच इनटू कॉस ओमेगा टी, ये होगा। और फाइनली ये वैल्यू क्या कहलाएगी, आई नॉट कहलाएगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आपको इंड्यूस्ड करंट का एम्पलीट्यूड निकालना है, इसका मतलब आई नॉट निकालना है। तो मैंने तुमसे कहा ई नेट अपॉन आर होगा, और आर कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ ऑफ द वायर। ई नेट में बस तुम्हें ध्यान रखना है, ई नेट में हो जाएगा E1 माइनस E2, और E1 कैसे होगा, डी फाइव वन अपॉन डी टी, और फाइव वन कितना होगा, बी S1 कॉस 0 डिग्री, और इसी टाइप से फाइव टू हो जाएगा बी S2 कॉस 0 डिग्री, और बी तुम्हें दिया था बी नॉट साइन ओमेगा टी। तो फाइनल जो तुम्हारा एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, आई इक्वल टू सम क्वांटिटी इनटू कॉस ओमेगा टी आएगी। तो जो भी क्वांटिटी होगी वही क्या बनेगी, आई नॉट। अब चलते हैं सेकंड लास्ट प्रॉब्लम में। हाँ, इसमें कुछ ऐसा है बेटा, ये है ना, ये मैग्नेटिक्स में भी कुछ आया था तुम्हें याद होगा। इसमें ऐसे ना इस टाइप से स्पाइरल टाइप का दिया हुआ है, ये है, और इसकी रेडियस तो है ए, और इसमें जो टोटल टर्न्स हैं
वो n दे रखे हैं और इसको इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तुमने। ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है v नॉट साइन ओमेगा टी। तो तुमसे कहता है कि इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका तुम्हें एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको कैसे करोगे देखो। तुम यहां से r डिस्टेंस पे चले जाओ और एक dr की स्ट्रिप ले लो। तो पहली बात तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे n डैश वो होंगे n अपॉन a इंटू डी आर होंगे। यूनिटी मेथड लगाइए कि a लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स n है तो 1 लेंथ में कितने होंगे, dr में कितने होंगे। अब अगर मैं इसमें छोटा सा ईएमएफ निकालूं, आप देखो ना डी अगर मैं निकालूं तो वो होगा डी एन और लगा देते हैं, ठीक है, एन डैश फाई अपॉन डी टी। ये हो जाएगा। अब यहां पे फाई कितना होगा, फाई होगा जो बी था इंटू एस इंटू कॉस 0 डिग्री। तो मान ही सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे ना, कॉस 0 तो मान ही सकते हो। ये हो गया। और बी नॉट क्या दिया था तुम्हें, बी नॉट दिया था, बी नॉट साइन ओमेगा टी दिया था। और उस लूप का एरिया कितना ले सकते हो आप, पाई आर स्क्वायर ले सकते हो। ये हो गया। तो ये तो छोटा सा ईएमएफ आ गया। इसका मतलब अगर आपको टोटल ईएमएफ निकालना है तो इंटीग्रेशन डी ई कर दोगे और आर की लिमिट्स 0 से लेके आर की लिमिट्स ए तक आ जाएगी। और अल्टीमेटली ये भी फिर कुछ तुम्हें इसी टाइप का बनेगा, सम क्वांटिटी इंटू कॉस ओमेगा टी आएगा, क्योंकि डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी आना बेटा, ध्यान रखना। तो ये वाली जो क्वांटिटी बनेगी यही एक्चुअल में आंसर होगा ई नॉट के। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन हमारा कुछ मैग्नेटिक्स में भी आया था कि आपने आर डिस्टेंस पे एक डी आर की स्ट्रिप ली, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स निकाले और उसमें तुमने छोटा सा ईएमएफ निकाला, फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो वहां से। अब चलते हैं लास्ट प्रॉब्लम में। इसमें देखो क्या है ना, इसमें एक ये कनेक्टर दिया हुआ तुम्हें, ठीक है, ये t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था। और इसको a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इससे मूव करवा रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड इस रेट से बढ़ रहा है, मतलब t इक्वल टू 0 पे मैग्नेटिक फील्ड 0 था और तुम्हें dv अपॉन dt ये 0.1 टेस्ला पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक। और इसकी तुम्हें लेंथ भी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो तुम्हें 2 सेकेंड पे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ
और मैग्नेटिक फील्ड वही आपको क्रॉस डायरेक्शन में दे रखा होगा। तो आप एक बात बताओ कि अगर मैं टी टाइम पे देखूं, एट टाइम टी, तो फिगर कुछ इस टाइप से बन जाएगी ना। ये पता लगा यहां से एक्स आ गया, और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 80 आ जाएगी, और ये जो x की वैल्यू होगी वो हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा, और ये तुम्हें l दिया हुआ है। तो अब ये बताओ कि इस समय अगर मैं इससे फ्लक्स देखूं, तो वो b इंटू एस इंटू कॉस 0 डिग्री मान सकता हूं। 0 डिग्री में बार बार ले ही रहा हूं, ये हो गया। इसका मतलब ये b, s का मतलब हो गया l इंटू एक्स आ गया। इस समय ये फ्लक्स आ गया बी एल इंटू एक्स। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे बी और एक्स ये दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, ये ध्यान रखना। आपके यहाँ पे दो वेरिएबल हैं। नॉर्मली वैसे हमारा क्या होता है कि जब हम फ्लक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं ईएमएफ निकालने के लिए, तो तुम्हारा एक वेरिएबल होता है, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल हैं। तो इसका मतलब मैं ई अगर देखूंगा, ई का मॉड कह दे रहा हूँ चलो, वो डी फाइव बाई डी टी का मॉड हो गया। तो इसमें कांस्टेंट टर्म तो बाहर आ गया। अब ये आ गया b इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस एक्स इंटू डी बी बाई डी टी, ये हो गया। अब वैल्यू रख लेना इसमें, ठीक है ना। अब वैल्यू रख लेना, जैसे डी एक्स बाई डी टी तो v हो गया, और v का मतलब 80 हो गया। लास्ट में t की वैल्यू रख दोगे ना। इसी टाइप से जो x होगा ये हाफ टी स्क्वायर हो गया, और dv बाई डी टी तुम्हें 0.1 दे ही रखा है। अब मेन आती है b कितना होगा। एक बात बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला पर सेकंड के रेट से बढ़ रहा था, नहीं ये 0.1 सेकंड पर टेस्ला के रेट से बढ़ रहा था, 0.1 टेस्ला पर सेकंड के रेट से बढ़ रहा था। तो 2 सेकंड के बाद मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला हो जाएगा, बस हो गया। ये कह लो यहाँ पे ये 0.2 टेस्ला रखो। आई थिंक समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड 0 था, और 0.1 टेस्ला पर सेकंड इस रेट से बढ़ रहा था। इसका मतलब 2 सेकंड के बाद मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0.2 टेस्ला, ये रखो। तो यहां से फिर फाइनल वैल्यू पुट कर दोगे तो ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे एक लालच मत करना, तुम ये सोच सकते हो कि चलो ये मोशनल ईएमएफ वीवीए लगा दें इसमें, हम समझ गए ना, इसमें मोशनल ईएमएफ वीवीए लगा दें। तो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे बी भी वेरिएबल है और वी भी वेरिएबल है, दोनों चीज वेरिएबल है। तो बेटर यह है कि आप बिल्कुल ओरिजिनल जो फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, वहां से चलो आप, कि आप सबसे पहले फ्लक्स निकालो और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके ये। तो आप बीवीएल के लालच में मत पड़ना, क्योंकि मैंने तुमसे बताया मैग्नेटिक फील्ड और वी दोनों के दोनों वेरिएबल है। तो जो बिल्कुल फंडामेंटल इक्वेशन होती है ई इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, और फिर फ्लक्स निकाल के उसको डिफ्रेंशिएट कर। तो ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। बाकी में हम फिर नेक्स्ट में ईएमआई की कुछ और प्रॉब्लम्स लेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।